नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री की कुर्सी किसे मिलेगी, इसको लेकर अभी भी माथापच्ची जारी है। ये माथापच्ची और तब बढ़ गई जब एकनाथ शिंदे ने अपनी दावेदारी लेने से वापस कर दिया और वो अपने पैतृक गांव चले गए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि एकनाथ शिंदे वहां बैठ करके सोचेंगे कि उनको आगे की रणनीति क्या बनानी है, यानी उन्हें उप मुख्यमंत्री का पद चाहिए, कितने मंत्री चाहिए, क्लियर वो तब करेंगे। हालांकि दिल्ली में लेकर इसकी एक बैठक हो चुकी है जिसमें अजीत पवार, उसके साथ ही एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा मौजूद थे। हालांकि ये सब तो चीजें रही, लेकिन देवेंद्र फडणवीस को अभी भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद का फ्रंट रनर अप माना जा रहा है, यानी वो रेस में सबसे आगे हैं। लेकिन महाराष्ट्र में एक मिथक भी है, ये मिथक ही उनकी राह में रोड़ा बन रहा है। वो मिथक ये है कि महाराष्ट्र के अब तक के 46 साल के इतिहास में 9 नेता डिप्टी सीएम तो बने हैं, यानी डिप्टी सीएम की कुर्सी तो उन्हें मिली है, लेकिन उनमें से एक भी नेता डिप्टी सीएम से सीएम की कुर्सी पर नहीं पहुंच पाया है। और बस यही जो एक मिथ है, वही मिथक उनकी राह में रोड़ा बन रहा है। और इसी को लेकर अब लोग कयास लगा रहे हैं कि क्या देवेंद्र फडणवीस ये मिथ तोड़ेंगे, क्या वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंच पाएंगे। अब ये विस्तार से जानने के लिए आपको वो 9 नाम जानने पड़ेंगे कि वो नाम कौन से हैं जो डिप्टी सीएम तक तो रहे, लेकिन सीएम की कुर्सी उनसे कोसों दूर हो गई और वो कभी उस कुर्सी पर नहीं पहुंच पाए। इसकी सबसे पहले शुरुआत होती है नासिक राव त्रिपुरे से। दरअसल 1978 में कांग्रेस के वसंत दादा पाटिल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने थे। उन्होंने अपनी कैबिनेट में एक कद्दावर नेता चाहिए था और उस वक्त के कद्दावर नेता थे नासिक राव त्रिपुरे। नासिक राव त्रिपुरे को डिप्टी सीएम बनाया। त्रिपुरे उस वक्त भंडारा विधानसभा से विधायक थे। 3 महीने तक ही वो डिप्टी सीएम की कुर्सी पर रह पाए, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी तक वो कभी नहीं पहुंच पाए। 1978 में शरद पवार की सरकार बनने के बाद त्रिपुरे को वो पद छोड़ना पड़ गया और इसके बाद कांग्रेस की संगठन की राजनीति में वो चले गए और वहीं पे उन्हें पार्टी का महाराष्ट्र का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया था। 1983 में त्रिपुरे के सीएम बनने की चर्चा खूब चली, लेकिन मिथ उनके साथ रहा और वो डिप्टी सीएम से सीएम की कुर्सी तक नहीं पहुंच पाए। और डिप्टी सीएम के बाद हश्र उनकी राजनीति का यह हो गया कि वो महाराष्ट्र के अंदर हाशिए पर चले गए और उसके बाद उनका राजनीतिक करियर भी धीरे धीरे खत्म हो गया और कभी भी वापस वो मुख्य धारा की राजनीति में वापस नहीं लौट पाए। दूसरा नाम आता है सुंदर राव का। शरद पवार जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने अपनी कैबिनेट में एक समीकरण साधने के लिए सुंदर राव सोलंके को डिप्टी सीएम चुना, उसकी कुर्सी उन्हें सौंपी। सोलंके 1 साल से ज्यादा तक इस पद पर रहे, लेकिन पवार की कुर्सी जाते ही सोलंके भी साइडलाइन हो गए, यानी उनकी भी राजनीति तभी तक चली जब तक शरद पवार की राजनीति रही। सोलंके परली और बीड के कद्दावर नेता थे और 2014 में हाल ही में उनका भी निधन हो गया था, 10 साल पहले। इस लिस्ट में अगला नाम आता है रामराव आदिक का। 1983 में जब कांग्रेस के वसंत दादा पाटिल की सरकार बनी तो उस वक्त एक बड़े जनाधार वाला नेता चाहिए था और बड़े जनाधार उस वक्त में था रामराव आदिक के पास। रामराव आदिक को तब डिप्टी सीएम के पद पर संभाला गया, उन्हें डिप्टी सीएम की कुर्सी मिली और उसके बाद उन्होंने उसको संभाला। उस वक्त आदिक को डिप्टी सीएम बनाने के पीछे शिवसेना को बैकफुट पर धकेलने की एक रणनीति बनाई गई थी। उस रणनीति में बहुत हद तक सफल भी रहे थे और रामराव आदिक ने वो उस कुर्सी को संभाला। आदिक मशहूर वकील थे, कई केस उनके पास थे और कई केस लड़े थे और कोर्ट रूम में गजब के तर्कों की वजह से उनकी एक अलग छाप थी। उनके पास कई बड़े बड़े लोगों का केस था, तो पैसे का जो मुख्य जरिया उनका था वो उनकी वकालत ही थी। वे 1985 तक डिप्टी सीएम की कुर्सी पर रहे। कई बार उनके भी सीएम बनने की चर्चा निकलती रही, बात सामने आती रही, लेकिन कभी भी वो सीएम की कुर्सी तक नहीं पहुंच पाए। अगला नाम आता है गोपीनाथ का। इनकी दाल भी कभी नहीं गली। 1995 में शिवसेना और बीजेपी गठबंधन की सरकार महाराष्ट्र में बनी। शिवसेना को मुख्यमंत्री और बीजेपी को उप मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली। बीजेपी ने गोपीनाथ मुंडे को उप मुख्यमंत्री पद के लिए आगे नाम किया और उनको उप मुख्यमंत्री का पद मिला। मुंडे ने 5 साल इस पद को पूरा किया, यानी पूरी एक सरकार के पूरे कार्यकाल में वो रहे। 1999 के चुनाव में शिवसेना गठबंधन की हार हुई और बीजेपी सरकार से बाहर हो गई। मुंडे इसके बाद केंद्र की राजनीति में कभी वापस नहीं लौटे और मतलब केंद्र की राजनीति में आ गए, महाराष्ट्र की राजनीति से वो बाहर निकल गए। और 2014 में जब केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी तो मुंडे को केंद्रीय मंत्री बनाया गया और उन्होंने केंद्र में अपना वो पदभार संभाला। अगला नाम आता है छगन का। छगन भुजबल। 1999 में कांग्रेस और एनसीपी ने मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बनाई। कांग्रेस को सीएम की कुर्सी मिली और एनसीपी को डिप्टी सीएम की कुर्सी मिली। शरद पवार ने छगन भुजबल को डिप्टी सीएम बनाया, डिप्टी सीएम की कमान सौंपी। काफी लोकप्रिय थे वो उस वक्त और इसी वजह से उन्हें डिप्टी सीएम मतलब पद में रखना था, महाराष्ट्र की सरकार में रखना था, तो उन्हें डिप्टी सीएम की कुर्सी सौंपी गई। इसकी एक बड़ी वजह यह थी कि जनाधार तो उनके पास था ही,
दूसरी बात ये थी कि वो ओबीसी का जो ओबीसी वोटर्स थे उनके साथ काफी तादाद में जुड़े हुए थे, तो वो एक वजह थी उन्हें डिप्टी सीएम देने का। लेकिन उसके बाद सुशील शिंदे और बिलासराव देशमुख की सरकार में भी वो डिप्टी सीएम रहे और 2003 में एक आरोप लगा उन पे और उसके बाद छगन भुजबल को साइडलाइन कर दिया गया। 2008 में उनकी वापसी जरूर कराई गई, लेकिन फिर दोबारा भी वो साइडलाइन कर दिए गए और उसके बाद लगभग 10, 12, 15 साल की राजनीति में छगन भुजबल फिर उस रूप में नहीं लौट पाए जिस रूप में एक वक्त उन्होंने अपने चमकते हुए सितारे को बुलंद किया था और उसके बाद वो मंत्री पद तक ही सीमित रह गए। विजय सिंह पाटिल का नाम भी सामने आता है कि वो भी कभी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं पहुंच पाए। 2003 में एनसीपी कोटे से विजय सिंह पाटिल को डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी दी गई थी। पाटिल उस वक्त एनसीपी के कद्दावर नेताओं में शुमार किए जाते थे। 2004 तक डिप्टी सीएम के पद पर वो रहे, लेकिन उसके बाद उनसे वो पद वापस ले लिया गया था, छीन लिया गया था और 2014 में विजय सिंह पाटिल माड़ा सीट से सांसद चुने गए। आरआर पाटिल का नाम भी सामने आता है। 2004 में आरआर पाटिल को शरद पवार ने डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी सौंपी थी। पाटिल सांगली जिले के कद्दावर नेता थे। 2008 तक डिप्टी सीएम के पद पर रहे थे और शरद पवार के सबसे विश्वसनीय लोगों में एक शुमार होते थे आरआर पाटिल। लेकिन 2008 में मुंबई हमले के बाद उनसे इस्तीफा ले लिया गया और उसके बाद फिर आरआर पाटिल की राजनीति कभी परवान नहीं चढ़ी और उसके बाद वो भी, उनकी राजनीति भी हाशिए पर आ गई और उसके बाद अब उनका बेटा सियासत में है और शरद पवार की तरह ही राजनीति वो भी कर रहे हैं। अगला नाम अजीत पवार का। अजीत पवार 2010 में पहली बार डिप्टी सीएम बने। उसके बाद देवेंद्र फडणवीस, उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे, पृथ्वीराज चव्हाण की सरकार में भी उप मुख्यमंत्री रहे। अजीत पवार ने कई बार मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जाहिर की। अभी भी आपने देखा होगा जब महाराष्ट्र के चुनावी नतीजे आए तो एकनाथ शिंदे यानी शिवसेना के जो समर्थक थे वो एकनाथ शिंदे को सीएम बनाना चाह रहे थे। बीजेपी का तो सीएम बन ही रहा था क्योंकि बीजेपी के लोग बार बार कह रहे थे कि सबसे ज्यादा संख्या बल उनके पास है, लेकिन अजीत पवार की जो पार्टी थी एनसीपी, उसके समर्थक भी लगातार कह रहे थे कि मुख्यमंत्री अजीत पवार को होना चाहिए महाराष्ट्र के अंदर। और आलम यह रहा उनके समर्थकों का कि उन्होंने चौक चौराहों पर भावी मुख्यमंत्री के पोस्टर लगा दिए और उसमें अजीत पवार को बड़े तौर पर दिखाया गया और उसी के साथ उन समर्थकों की मांग थी कि अजीत पवार को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बना दिया जाए इन नतीजों के बाद। हालांकि वो बात आगे बढ़ी नहीं और छगन भुजबल जैसे तमाम नेताओं ने और इन सब ने ये कह दिया कि अजीत पवार समर्थन दे रहे हैं बीजेपी को और वो भी जो बीजेपी सीएम जिसको बनाएगी उसी वो भी विश्वास करेंगे, उसको अपना समर्थन दे दिया। अब ये रही अजीत पवार तक की राजनीति। अजीत पवार के बाद अब देवेंद्र फडणवीस का नाम चल रहा है कि क्या देवेंद्र फडणवीस 46 साल के इस मिथ को तोड़ देंगे? क्या देवेंद्र फडणवीस 10वें ऐसे डिप्टी सीएम होंगे जो डिप्टी सीएम के बाद सीएम की कुर्सी पर पहुंचेगा? क्या महाराष्ट्र की राजनीति से यह मिथ पूरी तरह से खत्म हो जाएगा कि डिप्टी सीएम कभी सीएम की कुर्सी पर पहुंचा नहीं है? ये तमाम सवालों के साथ देवेंद्र फडणवीस अगर मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो ये सवाल भी उन्हीं के साथ खत्म हो जाएंगे और उस कुर्सी को लेकर जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा चलती है उप मुख्यमंत्री पद को लेकर के, वो चर्चा भी देवेंद्र फडणवीस के साथ ही, मुख्यमंत्री बनने के साथ ही खत्म हो जाएगी। सूत्रों के हवाले से यही खबर है कि देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे आगे है, लेकिन बीजेपी हमेशा चौंकाने वाली राजनीति करती है। पिछले कई राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे अगर आप देखोगे तो चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान हो, कई ऐसे नाम सामने निकल करके आए हैं जिन पर किसी को भरोसा नहीं हो रहा था और जिनके लिए लोग चौंके थे। तो चौंकाने वाली राजनीति महाराष्ट्र के अंदर भी हो सकती है। हालांकि क्या होगा ये तो आने वाले कुछ घंटों में ही पता लगेगा, क्योंकि अभी तक खबर आ रही है कि 5 तारीख वो तारीख होगी जब महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली जाएगी। आपको क्या लगता है, क्या देवेंद्र फडणवीस ये मिथ तोड़ पाएंगे या फिर कोई नया चेहरा बीजेपी के तौर पर बीजेपी सामने लेके आएगी और महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनेगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। शुक्रिया।